कैसे हैं आप सभी लोग। आपने देखा होगा कि हमने YouTube पर और हमारी जो एप्लीकेशन है उस पर ऐसे की 14 क्लासेस अब तक ले ली हैं। जो भी बच्चे आरएएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको ऐसे कैसे लिखना है, क्या आपकी बार चेंज किया गया है, ये सब कुछ हमने बता दिया है। इवन क्लासेस में हम जो हमने पहले क्लासेस ली उसमें हमने ये भी बताया कि कोई भी ऐसे का टॉपिक अगर आता है तो उसको आप लिखे कैसे, यानी लिख करके भी हमने वहां पर बताया। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मैसेज करके बताया है कि सर थोड़ा सा रोड मैप इसके बारे में हमें आप अगर और बता दें, जहां पर हम 40 जो मार्क्स हैं उसको कैसे सिक्योर करें उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्ड मैनर में आप बात करें। तो ये लेक्चर आज उसी के लिए हम समर्पित कर रहे हैं। जैसे इस लेक्चर का नाम है कि ऐसे राइटिंग 40 मार्क्स, जिसमें रोड मैप और स्ट्रेटेजी के बारे में बात हो, यानी वी विल ट्राई टू मेक श्योर दैट यू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन ऐसे इफ यू फॉलो वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू टेल यू। ये दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि हिंदी या इंग्लिश ये दोनों जो हैं आपको पेपर लिखने हैं। और इस बार अगर हम ध्यान रखें तो ऐसे हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, और वह हमारी हिंदी और इंग्लिश के जो सब्जेक्ट हैं उसका वेटेज भी उसी अनुपात में बढ़ाता है। तो जब हम पहली स्लाइड की तरफ देखते हैं तो जैसे आपको दिखा रखा है हमने, ये जो स्लाइड हमारी है वो ये कहती है कि आरएस 2026 के लिए जो ऐसे राइटिंग है उसका आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे, जहां पर टॉपिक कौन कौन से हैं, इसी तरीके से वो जो टॉपिक्स हैं उनको आप कहां से प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे आप अभी से तैयारी करने लगेंगे तब जाकर के आपका जो है वो ऐसे बहुत अच्छा जाएगा। आपको वहां पर एकदम पीसफुल तरीके से आप कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपको पता है ऐसे पेपर नंबर 4 की यूनिट नंबर 3 है, जिसके मार्क्स 40 हैं और इसके 600 वर्ड्स में आपको ये लिखना है। यूनिट 1 और यूनिट 2 आपकी हिंदी से और इंग्लिश से रिलेटेड हैं। हिंदी आपकी 90 मार्क्स की है और इंग्लिश जो है कोर 70 मार्क्स की है। अगर आप ऐसे जो हैं अगर हिंदी में लिखते हैं तो आपकी टोटल हिंदी बन करके 130 मार्क्स की हो जाती है, और अगर आप ऐसे इंग्लिश में लिख रहे हैं तो फिर आपकी इंग्लिश 110 मार्क्स की हो जाती है। तो ये आपको एक तरह से कंफर्ट दे दिया गया है अब की बार कि इन विच एवर लैंग्वेज यू माइट फील कंफर्टेबल यू कैन राइट द ऐसे इन दैट लैंग्वेज ओनली। इट कैन बी हिंदी लैंग्वेज, इट कैन बी इंग्लिश, लेकिन मान के चलिए आपको दोनों में ही एक तरह से जो है वो अपनी, जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाएं अपनी तैयारी करें तो वहीं से दोनों जो आपको जहां से भी अच्छा मटेरियल मिल रहा है उसको दिमाग में आत्मसात करें। अच्छे अच्छे कोई कोट्स हैं तो उसको आप अपनी बुक्स में लिख सकते हैं, नोटबुक जो आपकी हैं। अच्छा, अगर कोई भी कहीं से विचार सुना है तो उसके बारे में लिख सकते हैं। किसी भी चीज के पक्ष विपक्ष यानी उसका बैलेंस्ड ओपिनियन क्या हो उसके बारे में अपनी नोटबुक में अभी लिख सकते हैं। सो इट इज एन ऑन गोइंग एक्सरसाइज। ऐसा नहीं है कि टुडे यू वेक अप एंड यू राइट ऐसे। ऐसे लिखने में आपको काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन वो एक प्रक्रिया का हिस्सा है। 14 जो हमारे लेक्चर्स पहले हुए हैं इसके पहले, उसमें हमने आपको बाकायदा उन चीजों को बहुत ही बारीकी से भी समझाया है, तो हमारे पुराने लेक्चर आप सुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी और इसके रोड मैप की कि व्हाट शुड बी द ऐसे राइटिंग स्ट्रेटजी एंड रोड मैप। तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जब हम आरएएस के कंपटीशन के बारे में बात करते हैं जो कि 2026 की परीक्षा है, उसकी थोड़ी टाइमलाइन हम देख लेते हैं। तो आरएएस का नोटिफिकेशन 27 मई 2026 को आया, जहां पर 4 जून से 3 जुलाई यानी 30 डे विंडो पीरियड में आपने फॉर्म फिलअप किए। एग्जामिनेशन की जो प्रीलिम्स है वह अब 6 दिसंबर 2026 को निर्धारित करी गई है आफ्टर सम माइनर चेंजेस। मेंस एग्जामिनेशन की जो डेट आई है वह है 1 एंड 2 में 2027। यानी अगर आप नोटिफिकेशन से आपकी मेंस एग्जामिनेशन के बारे में देखते हैं तो देयर आर क्लोज टू 11 मंथ्स जो कि एक तरह से आपको अपनी तैयारी के लिए मिलते हैं, यानी बिटवीन योर नोटिफिकेशन टू योर मेंस। और मेंस को ही आप मान के चलिए सिलेक्शन का क्राइटेरिया वही देता है। जो बच्चे फ्रेश लिख रहे हैं एग्जामिनेशन या जिनको एक्सपीरियंस है, उनको सबको ये पता होना चाहिए कि मेंस इज द सिंगल लार्जेस्ट स्टेक होल्डर बिहाइंड योर रिजेक्शन और सिलेक्शन, या कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी उसका भी जो है तरीका आपकी मेंस से होकर के गुजरता है, क्योंकि आप ही के हाथ में होती है आपकी मेंस। आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं,
क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो सबसे बराबर वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो भी अभ्यर्थी वहां पर बैठे हैं सबको सिमिलर पेपर दिया गया है। यह काम आपकी इंटरव्यू में नहीं होता। पर्सनालिटी टेस्ट में आपको हो सकता है जो आपका चाहने वाला सब्जेक्ट हो सकता है उससे नहीं मिला हो आपको सवाल, हो सकता है आप उस आधे घंटे के पीरियड में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो, एंड द सब्जेक्टिव मार्किंग जो उसका पैटर्न है, इसलिए मैं कहूंगा मेंस इज द अल्टीमेट गेटवे जहां से आपको आपकी सफलता के द्वार खुलते हैं। और उसी मेंस में जब हम 800 मार्क्स के बारे में देखते हैं तो उसका 40 मार्क्स आपका एसए से आता है, यानी आपकी 5% टोटल मेंस के मार्क्स इसी एसए में निहित हैं। तो आपको कैसे आगे बढ़ना है उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम एसे के बारे में विचार करते हैं तो आपको 2-3 चीजें मैं पहले से ही क्लियर कर देता हूं। नंबर 1, 40 मार्क्स, 600 वर्ड्स, 6 आपको थीम जो है वहां पर पहले ही सिलेबस में प्रोवाइड की जा चुकी हैं। उन 6 थीम पर आपको कोई ना कोई टॉपिक आएगा, वो टॉपिक आपको चुनना है। ये हो सकता है कि 3 या 4 या हो सकता है 2 या 3। मैक्सिमम प्रायोरिटी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपको एग्जामिनेशन में 3 टॉपिक्स आएंगे जो कि आपको और में दिए हुए आएंगे, और इनमें से आपको ऐसे किसी भी एक टॉपिक पर सेलेक्ट करके जो है वो लिखना है। तो मैं पहले आपको वो सब्जेक्ट बता देता हूं, थीम बता देता हूं कि ऐसे किन किन थीम्स पर पूछा जाएगा, तो आप जो है इसके बारे में बता सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं कौन कौन सी थीम है, तो भाषा यानी लैंग्वेज, साहित्य, सांस्कृतिक विरासत, ये सब जो चीजें हैं आप इनको प्रिपेयर विद यानी कहां से तैयार कर सकते हैं। तो जब आप इनको अपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, कोई भी न्यूज़पेपर में उस प्रकार की इंसिडेंट देखें, कहीं पर भी करंट अफेयर्स, कोई भी न्यूज़ का बुलेटिन सुन रहे हो, तो ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज जो कि भारत और राजस्थान की हिस्ट्री से रिलेटेड हो, इन दोनों के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट हो, तो फिर आपको भाषा, साहित्य या सांस्कृतिक विरासत का कोई भी टॉपिक जो है वो वहां से मिल सकता है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि टॉपिक का मतलब ये नहीं है कि हार्ड कोर आपको वैसे के वैसे मिल जाएगा। इनमें से कोई भी जो थीम रहेंगी उनको आप इंटर रिलेशन भी रख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं मान लो कल्चरल आइडेंटिटी की, तो कल्चरल आइडेंटिटी जो है वो आपका रहन सहन का जो तरीका है, जो जियोग्राफिकल स्प्रेड वहां पर है, जिस हिसाब से आप वहां पर खान पान है, ये उससे भी रिलेटेड होता है। वहां पर आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने आपकी उस जियोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी को और जियोग्राफिकल रिमोटनेस को कैसे जो है दूर करने के प्रयास किए, वो भी उसमें शामिल हो सकता है। तो क्रिएटिविटी आपके दिमाग पर कार्य करेगी, लेकिन थोड़ा सा जो है वो एक तरह से बेसिक आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी ऐसे का टॉपिक अगर इन तीनों में से पूछा जाए तो फिर आप जो है ज्यादातर इनमें से जो भी आपने प्रिपेयर कर रखा हो उसका इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं। समाज, शासन, सार्वजनिक मामले, ये आपका दूसरा थीम है जो कि आप इंडिया और राजस्थान की पॉलिटी जब पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं या करंट अफेयर्स की जो भी घटनाओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं या लिखते भी हैं, उनसे इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर कोई इस पर्टिकुलर थीम से कोई सा भी टॉपिक आता है तो वहां पर आप आसानी से लिख सकते हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और सतत विकास के बारे में हम बात करते हैं तो जब भी आप तैयारी करें अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, एनवायरमेंट की, जियोग्राफी की, इकोलॉजी की, तो आप वहां से जो है ये सारे के सारे टॉपिक के बारे में अपना ऐसे तैयार कर सकते हैं। बात आती है अगर आपकी अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग या वाणिज्य की थीम की, तो आपको पता है कि आप भारत, वर्ल्ड और राजस्थान का इकोनॉमी है वो, जियोग्राफी, इकोनॉमिक सर्वे, बजट और करंट अफेयर्स की घटनाएं जो भी आप सुनते हैं उससे आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। समसामयिक की घटना यानी करंट अफेयर्स, डिजास्टर्स और नेशनल डेवलपमेंट जो इनिशिएटिव हैं उनको आप इकोनॉमिक सर्वे से, बजट से, जियोग्राफिकल एस्पेक्ट और एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से और करंट अफेयर्स से जो है उसको सुन सकते हैं। क्योंकि जब हम आपदाओं के बारे में भी बात करते हैं तो ये ज्यादातर जो है उसके जियोग्राफिकल फैक्टर्स या इवन वहां पर जो डेवलपमेंटल इनिशिएटिव किस तरीके की रही हैं उसमें आपस में कई बार विवाद होता है, तो वहां से आप इनको देख सकते हैं। राजस्थान के संदर्भ में पर्यटन, संस्कृति तथा समसामयिकी मुद्दे, इस टॉपिक को अगर आपको तैयार करना हो तो ज्यादातर जब भी आप पढ़ रहे हो अपना कोई भी राजस्थान जियोग्राफी का, कल्चर का, करंट का कोई पार्ट, इकोनॉमिक रिव्यू की अगर मान लो आप बुक पढ़ रहे हो तो वहां से आपकी ये थीम्स जो मैंने आपको बताई वो कवर होती हैं।
ये जो थीम है उनसे आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक आएगा और उस थीम का टॉपिक जो कि और में हो सकता है वो आपको चुनना है 3 या 4 में से और उसके बारे में अपना ऐसे प्रोड्यूस करना है। ये थीम कौन सी है ये आपको हमने बता दी है, ये सारी की सारी थीम है। ये थीम के ऊपर कौन सा टॉपिक बन सकता है वो हमने हमारे 14 लेक्चर्स में बाकायदा आपको समझाया है, जिसका आप इसी पर्टिकुलर जो सीरीज है उसमें देख सकते हैं, ऐसे की सीरीज में हमारी आर्य जंक्शन चैनल पर ही और एप्लीकेशन पर। और ये आप जब टॉपिक को, आपके सामने एक और दिक्कत आ सकती है, वो ये हो सकती है कि सर आपने टॉपिक बता दिया, आपने जो है उसको कैसे लिख करके बताया कि नहीं, तो जी हाँ हमने वो लिख करके भी बताया है। ये टॉपिक हमने बाकायदा आपके लिए स्लाइड के प्रेजेंटेशन के तौर पर बताया, इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, उसकी मेन बॉडी आप कैसे लिखें, उसको कंक्लूड करना है तो कैसे करें, ऐसे लिखते वक्त आप किन किन चीजों का ध्यान रखें, जब आप टॉपिक चूज कर रहे हैं तो कितने मिनट लगा सकते हैं, जब आप जो है वो मेन बॉडी लिख रहे हैं तो कितना समय लगा सकते हैं, कंक्लूड कर रहे हैं तो कितने पैराग्राफ में कितने समय के फ्रेम में उसको कंक्लूड करें। अब बात आती है कि भाई जब आपके पास ये टॉपिक आ गए तो अब हम करें क्या। तो करने से पहले चूंकि आपको मैंने बताया कि आपको सिलेबस क्या है वो तो समझ में आ गया होगा, सिलेबस के टॉपिक आपको समझ में आ गए, उसमें ये भी एक चीज लिखी गई आपके सिलेबस में कि भैया नंबर उसी को दिए जाएंगे जो कि टॉपिक आपको मिला है उसके नियर अबाउट आप लिखें, उसके साथ में स्ट्रिक्ट रेलेवेंस रखें, यानी जो पूछा गया है वो ही वहां पर लिखें। ये इफेक्टिव राइटिंग होनी चाहिए, संक्षिप्त भी हो लेकिन जो है आप प्रभावशाली तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट्स को पेश कर पाएं। कोहेरेंसी होनी चाहिए, यानी एक आर्ग्यूमेंट और दूसरे आर्ग्यूमेंट के बीच में कोई को भी ऐसा ना लगे कि ये क्या लिख दिया, यहां पर तो ये बात कर रहा था तुरंत किसी और चीज पर जंप कर गए, ये नहीं होना चाहिए। यानी कंटिन्यूटी उसमें हमें दिखनी चाहिए। कुछ ऐसे कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ऐसे कनेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारी राइटिंग को और ज्यादा बेहतर बनाए। तो ये वो चीजें हैं जो कि आपको सिलेबस के साथ में ध्यान रखनी है कि कैसे नंबर मिलेंगे। कोहेरेंस ऑफ द स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी नेसेसरी। तो जैसे हमने बताया 27 मई से लेकर के 1 और 2 मई 2027 तक टोटल 11 महीने आपके पास थे। आज 25 अगस्त या आगे जैसे जैसे कम होता जाएगा तो एक तरह से आज की गणना के हिसाब से 8 महीने आपके पास बचे हैं। इसलिए जो भी आपको ये थीम ऐसे की तैयारी करनी है तो हमारे 14 जो लेक्चर अभी तक हुए हैं और आगे जो भी होंगे उनमें आप उस जो थीम है उससे जो भी टॉपिक आया उसको एक तो थोड़ा समझें कि ठीक है सर ने इस थीम से ये जो टॉपिक बनाया है वो किस तरीके से बनाया है। मान लो डिजास्टर, अब डिजास्टर के बारे में अगर हम देखते हैं तो आपकी इस थीम में आपदाएं दी गई हैं, इसमें मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अब डिजास्टर्स बढ़ गए हैं, मान लो ये टॉपिक आपका आ गया, तो दिया कहां से, वो आपदा की थीम में से, लेकिन पूरा जो खाका आया वो क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो आपदाएं क्या बढ़ी हैं। तो वहां पर आपको अगर देखा जाए तो उस टॉपिक को पहचानना है, उस टॉपिक के कारण ढूंढने हैं कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज क्या है, उसके कारण क्या है, क्लाइमेट चेंज का जो है वो प्रभाव आपको कहां कहां दिख रहा है, उसके परिणाम जो हैं वो किस तरीके के हो रहे हैं। प्रभाव और परिणाम अगर जब आप क्लाइमेट चेंज के देखोगे तो अपने आप उस आपदा यानी उस डिजास्टर के बारे में जो आप लिखने वाले हैं आपका खुद का मार्ग अपने आप प्रस्तुत हो जाएगा। तो ये ऐसे जो हैं निबंध लिखने की या ऐसे लिखने की एक जो स्ट्रक्चर है वो अपने आप जनरेट होने लग जाती है। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उस एग्जामिनेशन में। एक और पहलू वहां पर देख सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत सारे लोग अभी भी जो हैं वो ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल प्रोग्रेस है, मैन मेड उसमें कुछ भी नहीं हुआ है, जो भी इस तरीके से नेचर ने अपना चेंज किया है बस केवल वही है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि कार्बन उत्सर्जन होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऐसे कई नेसेयर्स भी हैं। तो पक्ष और विपक्ष के पहलुओं के बारे में बात कर सकते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर औद्योगिक क्रांति के समय से अब तक अगर हमने कवर नहीं किया या उसको अगर हमने कंटेन नहीं किया तो भयंकर त्रासदी आने वाली है। कई लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे पास 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की भी विंडो अवेलेबल है। तो हर चीज के पक्ष या विपक्ष
पक्ष, उसका भी व्यू पॉइंट आपके लिए जानना जरूरी है। वो जानेंगे कहां से? जब आप एक्सटेंसिवली और बिल्कुल काम और पीसफुल माइंड से किसी चीज की स्टडी करेंगे, और वो स्टडी जब आप करेंगे तब जा करके, स्टडी करते समय आपको यह भी तो पता रहना चाहिए ना कि भैया इसका जो है वो मेन मकसद क्या है। तो ये सारी चीजें आपको उस समय पर ध्यान रखनी है। इसी की लाभ हानि, किसी भी पॉइंट का महत्व, उसकी कोई भी योजना, सरकार का क्या इंपैक्ट चल रहा है, सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये सब चीजें वहां पर आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपको जब मैं बताऊं तो हमारे लिए जो आपका, अगर ये सोचते हो कि अभी से हमें मेंस की कंट्रोल राइटिंग करनी है, ऐसे की कंट्रोल राइटिंग करनी है, तो हमारा मेंस का टारगेटेड प्रोग्राम है संभव 100, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टारगेटेड प्रोग्राम आरएएस के 2026 के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसके बारे में हम जो है लिंक आपको पेस्ट कर देंगे, वो लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। कंप्लीट नोट्स जो अपडेटेड हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, टॉपिक वाइज उसमें डेली आपको टेस्ट मिलते हैं। 100 दिन का प्रोग्राम है जिसमें आप मेंस की जो आंसर राइटिंग करते हैं उसमें लार्ज क्वेश्चंस और स्मॉल क्वेश्चन दोनों हमने दिए हैं। वीकली फुल लेंथ टेस्ट भी उसमें है, डाउट सेशन की क्लैरिटी, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, वीडियो का सॉल्यूशन, कंसेप्चुअल लेक्चर और पर्सनल मेंटरशिप, हम सभी इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये मेरा कहना है कि आप इस प्रोग्राम से जुड़ें और अपनी ऐसे की राइटिंग या पूरी की पूरी मेंस की तैयारी को भी बेहतर बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम यहीं मिलेंगे। आपको मैं बता दूं, ऐसे के बाकी अगर आप लेक्चर सुनना चाहते हैं तो YouTube पर हमारी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।